बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम 14A5 डिस्कस करेंगे। लेकिन 14A5 से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती हैं या कैपिटल की मैनेजमेंट करनी होती है, कैपिटल मैनेजमेंट करनी है, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी जो है वो पहली ऑप्शन होती है कि शेयर्स इशू करती है। ठीक है। अब जब शेयर्स इशू करती है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, और वो प्रोसीजर ये होता है कि आप एक एडवर्टीज़मेंट करते हैं। इंग्लिश और उर्दू, ये जो एडवर्टीज़मेंट का प्रोसेस है, ये मैं आपको पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आप एडवर्टीज़मेंट करते हैं एक उर्दू और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और उस उर्दू और इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप जो है वो बताते हैं कि कोई एक एबीसी कंपनी है, वो शेयर इशू करना चाह रही है, और आप उसके लिए फिर एक क्लोजिंग डेट देते हैं कि जिसकी क्लोजिंग डेट ये होगी, और जितने ख्वाहिशमंद हजरात हैं, जो जो लोग कंपनी के शेयर ख़रीदना चाहते हैं, शेयर की पार वैल्यू आप बता देते हैं, और आप साथ ये भी बता देते हैं कि मिनिमम आप कितने शेयर देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक शेयर अगर 10 रुपये का तो आप एक शेयर के लिए अप्लाई कर दें। तो फिर मिनिमम बता देते हैं कि मिनिमम कितने शेयर्स या मिनिमम कितनी सब्सक्रिप्शन के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो जितनी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप अप्लाई करेंगे वो 500, नॉर्मली 500 होता है मिनिमम, और भी प्रैक्टिस हो सकती है। तो आप क्या करें कि एक एप्लीकेशन लिखें और वो एप्लीकेशन लिख के बैंक में जमा करवा दें। तो क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपने एप्लीकेशन बैंक में जमा करवानी होती है। फिर उसके बाद अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाएं तो कुरानंदाज़ी होती है, उसमें जितने लोग उनके नाम आ जाते हैं उनको शेयर इशू कर दिए जाते हैं, और जो बच जाते हैं उनके पैसे उनको वापस कर दिए जाते हैं। ये पाकिस्तान में प्रोसीजर है। सेम इसी तरह का प्रोसीजर डेफिनेटली दूसरी कंट्रीज़ में भी होगा, लेकिन ये प्रोसीजर था जनरल पब्लिक के लिए। अब अगर आप कभी भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो ऑलरेडी ही एग्जिस्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, सबसे पहले उनका राइट होता है, पहले आप उनसे पूछते हैं कि हमने शेयर इशू करने हैं, आप लोग शेयर इशू परचेज़ करेंगे या नहीं। अगर वो ये कहें कि हम शेयर परचेज़ करेंगे तो फिर आप जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं करते। लेकिन अगर वो इनकार कर दें कि हमने शेयर नहीं लेने, तो फिर जनरल पब्लिक को आप इशू करते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको आप ऑफ़र करवाते हैं कि आप शेयर ख़रीद लें, और उनको नॉर्मली मार्केट वैल्यू से कम पे ही शेयर दिया जाता है। अब जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफ़र करवाते हैं और वो आपको यस कह दें कि यस वी आर इंटरेस्टेड टू परचेज शेयर्स ऑफ डैट कंपनी, तो फिर हम क्या करेंगे, उस डेट पे एक एसेट रिकॉर्ड करेंगे, और उस एसेट को हम कहते हैं स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। क्योंकि उन्होंने यस कर दिया, आपने उनसे पैसे लेने हैं, तो आप रिसीवेबल, जिससे भी पैसे लेने हैं उसको डेबिट करते हैं, वो रिसीवेबल होते हैं। लेकिन ये पैसे किसके अगेंस्ट लेने हैं? स्टॉक के अगेंस्ट लेने हैं, तो हम इसलिए लिखते हैं स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ये हम एसेट बना लेते हैं और उस एसेट को डेबिट कर लेते हैं, और उसके साथ क्रेडिट कर देते हैं कैपिटल स्टॉक सब्सक्राइब्ड। ये क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि वो पैसे आपने किसके अगेंस्ट लेने हैं? कैपिटल के अगेंस्ट लेने हैं, और कैपिटल बाय नेचर हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये तब आप क्या रिकॉर्ड करते हैं जब आपको वो कह देता है कि यस वी आर इंटरेस्टेड टू परचेज द नंबर ऑफ शेयर्स इन एबीसी कंपनी या वट एवर, जो भी कंपनी है। तो तब आप ये एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, स्टॉक, अभी आपने पैसे रिसीव नहीं किए, अभी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो ख़रीद लेंगे, तो जिस डेट पे उन्होंने प्रॉमिस किया उस डेट पे आप एक एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उस एसेट को कहते हैं स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट, और कैपिटल स्टॉक सब्सक्राइब क्रेडिट। जब आपको वो पैसे पे करते हैं तो आप लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, और इस एसेट को क्रेडिट कर देते हैं, जिसको आप कहते हैं स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट।
तो जब वो आपको पैसे पे कर दें तो आप कैश डेबिट कर देते हैं और इस एसेट को क्रेडिट कर देते हैं, और शेयर्स ऑलरेडी उनको आप पहले ही इशू कर चुके हुए होते हैं या उनके उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आप उनको जब शेयर इशू करते हैं, जब वो कैश दे देते हैं तो उसके बाद आप उनको क्या करते हैं कि आप उनको शेयर इशू करते हैं। तो जब आप शेयर इशू करते हैं तो इशू करते वक्त आप उसको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। उस जर्नल एंट्री को कहते हैं कैपिटल स्टॉक सब्सक्राइब्ड डेबिट और कैपिटल स्टॉक क्रेडिट। अब आपने उनको क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिए। तो इस सारे प्रोसीजर में 3 काम होते हैं। सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कंसेंट लेते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड इन नॉट। अगर वो कहते हैं कि यस वी आर इंटरेस्टेड, तो देन आप उनकी यस पे एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट और कैपिटल स्टॉक सब्सक्राइब्ड क्रेडिट, यानी स्टॉक को सब्सक्राइब कर लिया है। जब आपको वो पेमेंट कर दे तो हम कैश डेबिट करते हैं और इस एसेट को क्रेडिट करते हैं, साथ ही उनको शेयर इशू कर देते हैं। जब आप उनको शेयर इशू करते हैं तो तब आप एंट्री पास करते हैं, ये जो कैपिटल स्टॉक सब्सक्राइब्ड आपने एक लाइबिलिटी बनाई उसको आप डेबिट कर देंगे और कैपिटल स्टॉक को आप क्रेडिट कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है जब भी आपने इस तरह से शेयर इशू करने हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर A5 है, ये इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें इसी तरह की बातें की होंगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन A5 है, पोंचो कैंटीना इज़ द बेस्ट Mexican restaurant in town, may be the best anywhere. For years, the restaurant was a sole proprietor owned by the Vani label. Many of label friends and customer has offered to invest in the business if he ever decide to open new location. एक रेस्टोरेंट था जो अपने एरिया में बहुत अच्छा था, डेफिनेटली उसके कस्टमर बहुत ज़्यादा होंगे, फेमस होगा, क्वालिटी अच्छी होगी। तो उसके दोस्तों ने, उसके कस्टमर्स ने उसको ये ऑफ़र करवाई कि अगर आप इस रेस्टोरेंट की कोई और ब्रांच खोलें किसी भी जगह पे तो हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। देन सो अर्ली दिस ईयर लेबल डिसाइडेड टू एक्सपेंड द बिज़नेस। इस साल के शुरू में उसने डिसाइड किया कि वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करेगा। ही फॉर्म्ड अ न्यू कॉरपोरेशन, उसने एक नई कॉरपोरेशन बनाई कॉल्ड पंचो कैंटीन्स इनकॉर्पोरेशन, which plan to issue stock and use the money received to open new restaurant in the various locations. The new corporation is authorized issued 200,000 shares of 1 par value capital stock. In May, the corporation entered in the following transaction. May 1, receive subscription from various investors for 30,000 shares of capital stock to be issued at a price of 20 per share. तो May 1 पे उसने बहुत सारे लोगों से सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली जिन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो इन कंपनीज़ में, इसकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यानी आप ये समझ लें कि उसके पास 30,000 लोगों की एप्लीकेशन आ गई जिन्होंने कहा कि हम आपके पास पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिन्होंने हामी भर ले, जिन्होंने प्रॉमिस किया कि वो इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए उसके बिज़नेस में। तो अब हम उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जो पहली जर्नल एंट्री है कि जब लोग इंटरेस्टेड होते हैं तब हम उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं। May 1, तो हमारे पास 30,000 एप्लीकेशंस आई हैं, तो हम लिखेंगे स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट और कैपिटल स्टॉक सब्सक्राइब्ड क्रेडिट। अब 30,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की पार वैल्यू है ₹1। तो ये मैंने बात आपको पहले भी बताई थी कि शेयर्स जो हैं वो हमेशा पार वैल्यू पे ही क्रेडिट होते हैं। और हम यहाँ पे लिखेंगे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 25 और जितना हमने पार वैल्यू से ऊपर रिसीव किया है वो आपके पास आ जाएगा एडिशनल पेड इन कैपिटल। तो वो हो जाएगा 30,000 और एडिशनल आपने 24 रुपीज़ रिसीव किए तो ये आ जाएगा 72,000।
और ये आपके पास 75,000 से आपकी पहली जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट वो कहता है कि May 24 रिसीव एंड इनवाइस फ्रॉम एंड अटॉर्नी फॉर 7100 फॉर सर्विस रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉरपोरेशन। नई कंपनी बना रहे थे तो डेफिनेटली उन्होंने नई कंपनी बनाने से पहले लोगों से कंसेंट ले ली कि आपने कितने लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, तो उसकी हमने रिकॉर्डिंग कर ली। अब कंसल्टेंसी वो फर्म होती है जो आपको बिज़नेस बना के देती है, चला के देती है, तो उन्होंने आपको एक इनवाइस दे दी कि भाई हमारे 7100 जो हैं वो डॉलर लग रहे हैं, इसके हमें पेमेंट कर दें। तो आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए जो उसके ऊपर एक्सपेंस आता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट आपका एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और ये आपने फौरी तौर पे नहीं किए, पे करने हैं तो अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। पाकिस्तान की अकाउंटिंग में इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। तो ये 7100 डेबिट और ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट जो है वो डेबिट होगी और अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो गए। Then है जी May 24 28 receive 75,000 cash as full payment of Alan Richmond and investor who had subscribed 3,000 shares of capital stock। ये जो ऊपर थे उनसे हमने पूरे पैसे रिसीव कर लिए। A stock certificate was immediately issued to Richmond of 3,000 shares. No payment has been received from subscriber to the other 27,000 shares। तो 3,000 जो शेयर्स थे उनसे जो हमने पैसे रिसीव किए वो हमने किए, तो जितने पैसे रिसीव किए हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट। तो 75,000 हमने उससे रिसीव कर लिया, तो 75,000 से कैश डेबिट और ये जो 75,000 था इसे हमने क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे 750 और ये 30,000 बिल्कुल ठीक है और ये 720,000 बनता है। एक्चुअली 30,000 जो थे आपके इन्वेस्टर्स थे, जो वेरियस इन्वेस्टर थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो 30,000 शेयर्स परचेज़ करेंगे। उन 30,000 शेयर्स में से एक कस्टमर ने 3,000 शेयर्स के पेमेंट कर दी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। तो रिमेनिंग जो 27,000 है उनकी तरफ से अभी पेमेंट नहीं आई। जब उनकी तरफ से पेमेंट आएगी तो हम उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर कैश रिसीव करने के बाद अगला काम होता है कि हम उनको शेयर इशू कर देते हैं। तो वो यही होगी जो हम पहले कर चुके थे कि यही आपके पास जो कैपिटल स्टॉक सब्सक्राइब्ड होगा उसको डेबिट कर देंगे और कैपिटल स्टॉक को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और उसकी आपके पास आ जाएगा 3,000 और 3,000, क्योंकि कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से होता है। 3,000 शेयर है और एक शेयर की पार वैल्यू 3,000 है, तो कैपिटल जो है वो हमेशा क्रेडिट होगा पार वैल्यू से। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि हमने 31 मई पे क्या किया। तो May 31 इशू 30,000 शेयर्स टू कैपिटल स्टॉक टू लेबल इन एक्सचेंज ऑफ द एसेट्स ऑफ द ओरिजिनल पेंको कैंटीना, दीज एसेट्स एंड देयर करंट मार्केट वैल्यू एज इन्वेंट्री इतनी, लैंड इतना, बिल्डिंग इतनी और इक्विपमेंट इतनी। तो ये सारी चीज़ें वो ख़रीद रहे हैं और ये सारी चीज़ें ख़रीदने के अगेंस्ट वो शेयर इशू कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे। तो इनको हम ये भी कह सकते हैं कि शेयर इशूड इन काइंड। जब आप कैश के अगेंस्ट शेयर इशू करते हैं तो वो कैश होता है, और जब कैश के बगैर आप इशू करते हैं तो वो आपके पास जो है वो इन काइंड होता है। उसको अब हम रिकॉर्ड करते हैं। May 31 पे जो आपने परचेज़ किया इन्वेंट्री एसेट है, एसेट में इंक्रीज़ हो तो आप डेबिट करते हैं, वो थी 23,000 की। फिर है आपके पास लैंड है आपके पास 325,000 की। फिर है उसके बाद बिल्डिंग, और बिल्डिंग है आपके पास 260,000 की। और उसके बाद है इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट हैं आपके पास एंड फिक्चर्स, तो वो आपके पास हैं 142,000 के। अब इस सब का टोटल करेंगे जब हम कैलकुलेटर पे तो हमारे पास एक आंसर आएगा।
इन सब का अगर आप सम करेंगे तो वो बन जाएगा 750,000। अब आप इनको शेयर जो इशू कर रहे हैं वो आप शेयर इशू कर रहे हैं 3,000, तो आप लिखेंगे जी कैपिटल स्टॉक क्रेडिट। और आपको पता है कि शेयर हमेशा पार वैल्यू पे क्रेडिट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैपिटल स्टॉक हमेशा पार वैल्यू पे ही क्रेडिट हो जाएगा। तो 30,000 शेयर्स, ₹1 ईच, 30,000। अब जो रिमेनिंग ये साथ इसका डेबिट साइड का जो टोटल अगर आप करें तो वो 750,000 बनता है। तो उसमें से 30,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा 720,000, और वो आपके पास आ जाएगा एडिशनल पेड इन कैपिटल, और वो आपके पास आ गया 720,000। May 31 इशू 200 शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक टू लेबल इन एक्सचेंज ऑफ 5,000 कैश। अच्छा, कैश के अगेंस्ट उन्होंने सिर्फ 200 शेयर्स दिए हैं। दस अज्यूमिंग लेबल वोटिंग कंट्रोल ऑफ द कॉरपोरेशन इवन आफ्टर द अदर इन्वेस्टर पे टू देयर सब्सक्राइब्ड शेयर। तो उन्होंने कैश रिसीव किया है जनाब, और उसके अगेंस्ट सिर्फ 200,000 शेयर्स दिए हैं, 200। तो कैश आप डेबिट करेंगे 5,000 से, कैपिटल स्टॉक आप क्रेडिट करेंगे पार वैल्यू से, 200 शेयर और एक शेयर की पार वैल्यू ₹1, 200, जो 4800 आएगा वो आएगा एडिशनल पेड इन कैपिटल। चलें जी, अब उसके बाद हम कहते द न्यू कॉरपोरेशन विल बिगिन ऑपरेशन टू ओरिजिनल पंको कैंटीना ऑन जून। देयर फोर कॉरपोरेशन हैड नो रेवेन्यू, नो एक्सपेंस रिलेटिंग टू द रेस्टोरेंट ऑपरेशन ड्यूरिंग मे, नो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एसेट, अमोर्टाइजेशन ऑफ ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट विल बी रिकॉग्नाइज अनटिल जून व्हेन कॉरपोरेशन गेट अंडर वे। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये बताइए है कि कोई रेवेन्यू नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है, जब तक वो जो है वो प्रॉपर ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक जो है वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद वो कहता है कि इंस्ट्रक्शंस में कि प्रिपेयर्ड जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द मे ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटिंग ऑर्डर ऑफ न्यू कॉरपोरेशन, और बी में कहता है प्रिपेयर्ड अ क्लासीफाई बैलेंस शीट ऑफ द कॉरपोरेशन। तो ए में हमने जितनी जर्नल एंट्रीज थी वो सारी की सारी रिकॉर्ड कर दी हैं। अब बी में हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी बैलेंस शीट को ही रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले आप नेम ऑफ़ कंपनी लिखेंगे, जो भी नेम ऑफ़ कंपनी है वो याद रखें कि हमेशा आप ऊपर लिखते हैं कॉरपोरेशन। उसके बाद आप लिखेंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट आ जाएगा आपके पास एज ऑन May 31। और जब आप स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग देंगे एसेट्स की, तो एसेट्स आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एसेट्स आ जाएंगे, देन उसके बाद जो जो आपके पास आएगा आप उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग में लिखेंगे करंट एसेट्स। आप करंट एसेट भी पहले लिख सकते हैं और नॉन करंट भी पहले लिख सकते हैं। तो चलें फ़िलहाल हम करंट एसेट पहले लिख देते हैं। वैसे प्रैक्टिस में नॉन करंट एसेट पहले लिखे जाते हैं, ठीक है जी। तो हम भी इसको नॉन करंट ही कर लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा मैं लिख देता हूँ नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में आपके पास ऊपर जो आपने एसेट ख़रीदे उनमें लैंड है और आपके पास बिल्डिंग है, लैंड और बिल्डिंग, और उसके बाद आपके पास आ जाएंगे इक्विपमेंट। ये आपके पास सारे के सारे क्या हैं, इक्विपमेंट एंड फिक्चर्स। ये आपके पास आ गए नॉन करंट एसेट। तीन आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं, और उसके बाद बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या हैं, करंट एसेट्स होंगे। तो उसके बाद आप हेडिंग दे लेते हैं करंट एसेट्स की। तो यहाँ पे अब हम आप लिखेंगे करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में आपके पास क्या है, करंट एसेट में आपके पास सबसे पहले इन्वेंट्री दी हुई है। चलें पहले एसेट्स की वैल्यू लिख लेते हैं। लैंड है आपके पास 325,000 की। उसके बाद बिल्डिंग है आपके पास 260,000 की। उसके बाद इक्विपमेंट हैं आपके पास 142,000 के। इनका आप टोटल कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे टोटल करंट नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे।
तो ये आ गया 727,000। करंट एसेट में सबसे पहले आपके पास आ गई इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बाद पिछली जर्नल एंट्रीज़ में जितना आपने कैश रिकॉर्ड रिसीव किया है वो सारे का सारा आप कैश लिख देंगे। और कैश आपके पास था एक 75,000 आपने रिसीव किया था और एक 5,000 रिसीव किया था। तो कैश आपके पास आ गया 80,000 का। और उसके बाद था स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो पहली जर्नल एंट्री में आपने एसेट रिकॉर्ड किए थे, 7,50,000 के रिकॉर्ड किए थे। उस 7,50,000 में से 75,000 के आपके कैश आपने रिसीव कर लिया था। तो रिमेनिंग आपके पास जो रह गया था डेट इज़ 6,75,000। तो आप इन तीनों को भी एसेट को जमा कर लेंगे तो आपके पास उसके बाद करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा। तो 778। अब करंट और नॉन करंट को आप टोटल कर लें तो आपके पास जो टोटल एसेट्स आ जाएंगे इस कंपनी के, और बल्कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट भी आएगी। अदर एसेट की आप हेडिंग दे दें और अदर एसेट्स में जाके आप लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट होती है उसको आपने एसेट रिकॉर्ड करना होता है। ये कंपनी की पॉलिसीज़ में होता है। ना भी हो तो अगर आपको याद हो तो कंपनी के एक पैराग्राफ में उन्होंने कहा था कि कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करने और ना ही उन्होंने कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इस साल कोई भी ऑपरेशंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट है ये भी फिर आपकी एसेट साइड पे लिखी जाएगी और फिर इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम अमोर्टाइज़ किया जाएगा। तो अब आपके पास 15,12,000 के टोटल आपके पास एसेट्स आ गए। यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल एसेट्स। देन आप अगली हेडिंग देंगे लाइबिलिटीज़ की, यानी लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी की, कि लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी। तो लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी में सबसे पहले आप लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज़। तो जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, फिर उसके बाद आप लिखेंगे ऑनर्स इक्विटी। तो जो करंट लाइबिलिटी है हमारे यहाँ वो है अकाउंट पेएबल, जो आपने पैसे पीछे रिकॉर्ड किया था, अकाउंट पेएबल, और वो करंट लाइबिलिटी अकाउंट पेएबल है आपके पास। यहाँ पे आप इसको डबल लाइन कर लेंगे और अकाउंटिंग में किसी भी डिजिट के नीचे अगर डबल लाइन कर लें तो वो नीचे कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होता। तो अकाउंट पेएबल आपके पास आ गया 70,100 का। देन आप लिखेंगे स्टॉक होल्डर इक्विटी। तो स्टॉक होल्डर इक्विटी में, अच्छा जी, स्टॉक होल्डर इक्विटी हम लिखेंगे उसमें सबसे पहले आ जाएगा कैपिटल स्टॉक। और ये जो कैपिटल स्टॉक होता है मैं आपको बता दूं, इसमें इशू प्लस आउटस्टैंडिंग दोनों होते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि जिनके अगेंस्ट अभी आपने पैसे रिसीव करने हों तो आप उनको कैपिटल स्टॉक में लिख लेते हैं। तो ये 30,000 वो थे जो पहले कमिटमेंट हुई थी आपके साथ, 3,000 का कैश रिसीव कर लिया था, 200 इन एक्सचेंज हो गए थे, तो ये अमाउंट आ गई। फिर उसके बाद था कैपिटल स्टॉक सब्सक्राइब्ड। ये आपने जो 30,000 थे उनमें से 3,000 लोगों ने पैसे दे दिए थे, बाकी 27,000 रह गए थे और 27,000 पार वैल्यू एक थी, 27,000 ये आ गया। बाकी रिमेनिंग एडिशनल पेड अप कैपिटल था, वो सारी एंट्रीज़ में जो भी था उनको सबने ऐड कर दिया, ऐड करके ये अमाउंट आ गई। इन दोनों को हमने टोटल कर लिया तो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इक्वल आ गई हैं। किसी जगह पे कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।